वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी। तो आज फाइनली हम कंप्लीट करें अपनी पॉलिटिकल साइंस की बुक 1 को। चैप्टर नंबर 7 हम कंप्लीट करने वाले जो है ग्लोबलाइजेशन। अगर तुमने पहले की कोई भी चैप्टर पढ़ने हैं, ये वाली बुक हो या अगली बुक हो, प्लेलिस्ट लगा दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके वहाँ से पढ़ लो। और पॉलिटिकल ने ही हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशलॉजी, साइकोलॉजी, इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन सब पढ़ाती है तुम्हारी दीदी, तो जाके पढ़ सकते हो। ठीक है, तो आज क्या पढ़ना है, हमें ग्लोबलाइजेशन पढ़ना है। ये चैप्टर बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही क्यूट सा चैप्टर है। इस पर हम जो है ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को पढ़ने वाले। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है कि ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सिक्वेंसेज क्या है, नेगेटिव क्या है, पॉजिटिव क्या है, इकोनॉमिक, कल्चरल एंड पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज ग्लोबलाइजेशन के क्या है, ये हम पढ़ने वाले हैं। इंडिया में ग्लोबलाइजेशन कैसे हुई, ये हम पढ़ने वाले हैं। अब अगर ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सेप्ट की अगर हम ग्लोबलाइजेशन में 4 टाइप के फ्लोज होते हैं: फ्लो ऑफ पीपल, फ्लो ऑफ कमोडिटी एंड सर्विसेज, फ्लो ऑफ कैपिटल एंड फ्लो ऑफ आइडियाज। पीपल का फ्लो मतलब अगर किसी की जॉब लग गई, मानो दुबई में जॉब लग गई, वो गए वहाँ पे माइग्रेट करके वहाँ काम करें, बिजनेस सेटल कर लिया अपना बाहर की किसी देश में, वहाँ चले गए, सेटल हो गए, ये हो गया माइग्रेशन। तो इसको कहते हैं फ्लो ऑफ पीपल। ये सबसे कम लेवल पे होता है। दूसरा फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, आप कुछ चीज़ों को इंपोर्ट करा रहे हो, कुछ चीज़ें आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, गुड सर्विस हो गया। तीसरा फ्लो ऑफ क्या हुआ हमारा, कैपिटल। जब आप कुछ इंपोर्ट कराते हो तो उनको पैसा पे करोगे, जब आपका कोई प्रोडक्ट बाहर एक्सपोर्ट हो रहा है तो आपको बदले में पैसा मिलेगा, फ्लो ऑफ पैसा हो गया। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट होता है फ्लो ऑफ आइडियाज़। क्योंकि हम ग्लोबलाइज वर्ल्ड में रह रहे हैं, आज के समय पे इंटरनेट है, कम्युनिकेशन है, टेक्नोलॉजी है, तो आइडियाज़ भी फ्लो होते हैं। तो ये सब चीज़ें हम एक ना ग्लोबल वर्ल्ड में रहते हैं, आज के समय में सब इंटरकनेक्टेड है। यानी कि जो हमारी वर्ल्ड है ना, अब बहुत छोटा हो चुका है। आपको पता है अमेरिका में भी क्या चल रहा है, आपको पता है चाइना में भी क्या चल रहा है, आपको पता है जापान में भी क्या चल रहा है। आप चाहो तो पता लग जाएगा, ऐसा नहीं है कि आप पता नहीं लगा सकते हो। यू विल रीड न्यूज़, यू विल गेट टू नो थ्रू सोशल मीडिया, सो मेनी अदर वेज न्यूज़ से। तो इसलिए फ्लो जो है बहुत इंक्रीज हो चुका है एंड देयरफॉर वी से वी लिव इन अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। अब ग्लोबलाइजेशन सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक राइज बहुत हुआ है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। अब ट्रेड लिंक्स, जैसे आप हर चैप्टर में पढ़ते हुए आए हो कि एक समय ऐसा आया चाइना ने भी अपने ट्रेड लिंक स्टार्ट करे जो पहले बंद कर रखे थे, और सब कंट्रीज़ की ट्रेड आपने देखी। तो ट्रेड इज़ अ पार्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। फॉरेन ट्रेड ग्लोबलाइजेशन का पार्ट है। अगर कोई कंट्री फॉरेन ट्रेड नहीं कर रही है तो मतलब वो ग्लोबलाइज नहीं है। तो इसलिए आप आज ग्लोबलाइजेशन की वैल्यू समझोगे। ये कुछ एग्जाम्पल्स हमारे को ग्लोबलाइजेशन के बुक में दिए हैं। जैसे कि एक जनार्दन का केस दिया है। जनार्दन कौन है, एक लड़का है जो एक कॉल सेंटर में काम करता है, जो एक फॉरेन कंपनी का कॉल सेंटर है। जब वो वहाँ जाता है तो जब बात करता है तो एक फॉरेन एक्सेंट में इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो है अपने क्लाइंट से बात करता है, और उसके जो वहाँ बैठे क्लाइंट हैं उन्हें ये भी नहीं पता होता कि कोई इंडियन उनसे बात कर रहा है। उन्हें क्या लगता है कि वो ऐसी एक्सेंट में इस तरीके से बोलता है, अपना नाम भी बदल के बात करते हैं, दैट दे डोंट नो ही इज जनार्दन। ठीक है, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे कॉल सेंटर्स जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनमें आके एमएनसीज लगाती है, क्योंकि यहाँ पे चीप लेबर मिलती है। ठीक है, तो ये फ्लो ऑफ सर्विसेज का एग्जाम्पल हो गया। फ्लो ऑफ कमोडिटी के एग्जाम्पल में गिवन है कि रामधारी नाम की एक अंकल है, वो अपनी बेटी के लिए बर्थडे पे पहले तो साइकिल लाते हैं, ज़्यादा पैसा नहीं था तो थोड़े चीप वाली ले आते हैं चाइना की बनी हुई। फिर उनकी बेटी का मन करता है कि यार पापा बारबी डॉल चाहिए, तो वो यूएसए से वाली बारबी डॉल खरीद के लेके जाते हैं। तो ये क्या हमारे यहाँ कहाँ से आई, चाइना की साइकिल। बारबी डॉल कैसे आई, फ्लो ऑफ कमोडिटीज। ठीक है, नेक्स्ट फ्लो ऑफ सोशो एंड कल्चरल बता रखा है, यानी कि आइडियाज़ का फ्लो होना। इसमें आपको एग्जांपल दे रखा है सारिका नाम की एक लड़की का, जिसकी जब जॉब लगती है, काफ़ी अच्छी पढ़ी लिखी लड़की थी, तो जब ये जॉब करने अपने शहर से बाहर जा रही होती है तो काफ़ी लोग जो है उसके आसपास के कहते हैं नहीं लड़की ऐसे बाहर पढ़ने नहीं तो दिया, पर हम इसे जॉब करने नहीं जाने देंगे, ऐसे कुछ कहते हैं। बट इसकी फैमिली से सपोर्ट करती है एंड शी वेंट एंड डिड हर जॉब। इसका मतलब क्या हुआ कि धीरे धीरे लोग बदल रहे हैं, जो सोशल एंड कल्चरल चेंजेस आ रहे हैं, जो आइडियाज़ हैं, रिफॉर्म्स हैं, वो अडॉप्ट हो रहे हैं। तो ये तीनों ही, ये आइडिया का फ्लो आता है। तो ये सब अलग अलग एग्जाम्पल शो कर रहा है ग्लोबलाइजेशन का। अब ये तो कुछ सिंपल एग्जाम्पल, थोड़े अच्छे एग्जाम्पल आपको लगे में देखोगे कि हमेशा ग्लोबलाइजेशन अच्छा साबित नहीं हुआ है, कई जगहों पे नेगेटिव भी हुआ है। फॉर एग्जाम्पल कुछ फार्मर्स ने एमएनसी से सीड्स खरीदे थे, काफ़ी एक्सपेंसिव सीड खरीदे मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन से, एंड उन सीड्स की वजह से वो जो क्रॉप थी महंगी पड़ी और इवेंचुअली वो फेल हो गई। तो उससे फार्मर्स बहुत डेट में आ गए और उन्होंने सुसाइड करा। तो ये एक नेगेटिव एग्जाम्पल है। इंडियन कंपनी एक्वायरिंग यूरोपियन राइवल, ये क्या है, एन इंडियन फर्म बॉट अ मेजर यूरोपियन कॉम्पिटिटर डिस्पाइट प्रोटेस्ट फ्रॉम सम ऑफ इट्स करेंट ओनर्स। ठीक है, एक इंडियन कंपनी ने यूरोपियन राइवल को कॉन्कर कर लिया। रिटेल शॉपकीपर्स बहुत डरे हुए हैं
क्योंकि जो है उनकी लाइवलीहुड पे बात आ गई है। इंटरनेशनल कंपनीज रिटेल चेन खोल रही है इंडिया में, जैसे हमारे आसपास के शॉपकीपर होते हैं जिनसे हम दाल लाते हैं डेली बेसिस पे, बिस्किट मैगी वगैरह खरीद के लाते हैं ना, वो सब चीज़ें। तो वो जो है अब क्या हो रहा है, कोई एक मल्टीनेशनल कंपनी आ रही है जो रिटेल चेन्स खोलेगी, तो उससे जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं उन पर कितना फ़र्क पड़ेगा, वो कितना डर में थे। ठीक है, कुछ मुंबई के कोई फिल्म प्रोड्यूसर है, इनके ऊपर एक्यूजेशन हुआ है कि इन्होंने हॉलीवुड मूवी की स्क्रिप्ट जो है वो कॉपी करी है। ठीक है, मिलिटेंट थ्रेट टू वेस्टर्न क्लोथ्स, जो कुछ लड़कियां हैं वो कॉलेज जाते हुए वेस्टर्न क्लोथ्स पहनती है, तो कुछ मिलिटेंट थ्रेट आ रहे हैं उनको। तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल है ग्लोबलाइजेशन के जो पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। कुछ पॉजिटिव ही तो नहीं दिखे इसमें, ज़्यादा नेगेटिव ही दिखे हैं हमारे को। एंड इसलिए यही होता है कि ग्लोबलाइजेशन इज़ अ वेरी डायनामिक कॉन्सेप्ट। इकोनॉमिक भी होता है और पॉजिटिव भी होता है, कभी नेगेटिव भी होता है, कभी कल्चर को इन्फ्लुएंस करता है तो कभी पॉलिटिक्स को। ठीक है, अब हम कॉजेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन जानेंगे। तो ग्लोबलाइजेशन आज के समय नहीं हो रहा है, हिस्टोरिकली ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। जैसे जब ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ आए समुद्र में अपना शिप लेके, ट्रेड के थ्रू आए, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई, तो ग्लोबलाइजेशन आज से नहीं हो रहा है। इट्स अ वेरी जो है ऐसा फिनोमिना है जो हिस्टोरिकली हमारे वर्ल्ड में प्रेजेंट करता है। आज ही ट्रेड नहीं हो रहा है, फॉरेन ट्रेड। हड़प्पा के टाइम से हम तो फॉरेन ट्रेड करते थे, ओमान के साथ में भी तब करते थे, मेसोपोटामिया में भी ट्रेड होता था। ठीक है, जब हमारी कंट्री इंडिया जो है, जब हमारे यहाँ किंगडम्स रहा करते थे, हम स्पाइसेस में, कपड़े में, हर चीज़ में ट्रेड करते थे, तो ग्लोबलाइजेशन तो शुरू से ही है। बट हाँ, आज के समय पे जो ग्लोबलाइजेशन की स्पीड है वो बढ़ चुकी है। अब ज़्यादा लेवल पे होता है, तब कम लेवल पे होता था। और वो ज़्यादा लेवल पे क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी, क्योंकि हमारे पास अच्छी टेक्नोलॉजी आ चुकी है, कम्युनिकेशन सिस्टम है, इंटरनेट इज़ देयर, ट्रांसपोर्टेशन बढ़िया हो गई है, शिप्स पे, पोर्ट्स पे जो है वो देयर आर बिग बिग शिप्स जहाँ पे कार्गोज के अंदर सामान लोड होता है एंड दे गो टुवर्ड्स द नेशंस जहाँ पे वो इंपोर्ट होना है, एक्सपोर्ट होना है, सॉरी। तो ये चीज़ बढ़ चुकी है अब हिस्टोरिकली। आज के हिसाब से अगर हम देखें तो आज के हिसाब में जो है ग्लोबलाइजेशन का लेवल बढ़ चुका है, क्योंकि हमारे पास अच्छी टेक्नोलॉजी है। इनोवेशन जैसे टेलीग्राफ, टेलीफोन, माइक्रोचिप, इस सब ने हमारी ग्लोबल कम्युनिकेशन को रिफॉर्म कर दिया, बिल्कुल ऐसा रेवोल्यूशन ले आ दिया इस चीज़ के अंदर। आज के समय पे आप ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं भी कनेक्ट कर सकते हो। वी हैव इंटरनेट, इसकी वजह से हम ये कर पा रहे हैं। वी हैव स्मार्टफोन्स नाउ। यहाँ तो टेलीग्राफ और टेलीफोन का एग्जांपल इसलिए दिए क्योंकि स्टार्टिंग तो इनसे हुई थी। इंटरकनेक्टेडनेस हम लोगों के बीच में बहुत बढ़ गई है, अवेयरनेस बहुत बढ़ गई है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। एंड ग्लोबलाइजेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे पास अवेयरनेस है। अब हमारे न्यूज़ चैनल्स हैं, वो हमें खबरें बाहर के देश की भी बताते हैं ना। नाउ वी हैव कनेक्टेडनेस, हमें पता है अमेरिका में क्या चल रहा है। जैसे कि जब बर्ड फ्लू आया, सुनामीज आई, किसी कंट्री में सुनामी आया, कोई नेचुरल डिजास्टर आया, हमें अपने घर बैठ के पता होता है। कहीं बर्ड फ्लू आया, वी नो। जैसे कोरोना वायरस जब आया था चाइना में, तो वी ऑलरेडी न्यू दैट समथिंग इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये बात बता रही है दैट हिस्टोरिकली ही ग्लोबलाइजेशन हो रहा था, बट आज के समय में जो ग्लोबलाइजेशन की स्पीड है और जो स्केल है वो इंक्रीज हो गया है। और स्पीड और स्केल इंक्रीज होने का रीजन है टेक्नोलॉजी का एडवांस होना और लोगों का इंटरकनेक्टेड होना। अब हम ज़्यादा अवेयर है तो ज़्यादा ग्लोबलाइज कर रहे हैं और हमारे पास अच्छी टेक्नोलॉजी है। ठीक है, अब हम कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ेंगे ग्लोबलाइजेशन के। 3 है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड जो है कल्चरल। पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस अगर हम जो है ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो इस पे लोगों के 3 डाइवर्जिंग व्यू हैं। कुछ लोग कह रहे हैं क्योंकि इतना ग्लोबलाइजेशन हो रहा है तो इस पे हर कंट्री की पॉलिटिक्स पे इफेक्ट पड़ा है। जो कंट्री की स्टेट है, स्टेट मतलब हो गया उसकी जो गवर्नमेंट है, उसकी जो कैपेसिटी है वो इरोजन मतलब खत्म हो जाना, उड़ जाना, डिमिनिश हो जाना, वो डिमिनिश हो गई है। मतलब कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो गवर्नमेंट है वो अपनी जनता का भलाई का काम नहीं कर रही है। वो सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर तो चला रही है कि टैक्सेस क्या वसूल करनी है, लॉ कैसे चलेगा, ये क्या होना है, वो क्या होना है। बट जो गवर्नमेंट ने एक जिम्मेवारी होती है वेलफेयर स्टेट की। वेलफेयर स्टेट मतलब जैसे सोवियत यूनियन में, यूएसएसआर में हमने पढ़ा था, वहाँ वेलफेयर स्टेट चलती थी, लोगों को सब्सिडी मिलती थी, जो है स्कूल बनवाते थे, वो जॉब दिलाते थे लोगों को, इंडस्ट्री बनाते थे खुद से। ठीक है, राशन जो है सस्ते रेटों पे लोगों को मिलता था, बिजली बहुत सस्ते रेटों पे मिलती थी। ये जो वेलफेयर स्टेट का काम होता है कि जिसके पास पैसा नहीं है, जो गरीब लोग हैं, वो भी अफोर्ड कर पाए इन सब चीज़ों को, इसको कहते हैं वेलफेयर स्टेट। इन्होंने कहा जब से ग्लोबलाइजेशन हुआ है, जो गवर्नमेंट है स्टेट की, उन्होंने सब मार्केट पे छोड़ दिया है, सब कैपिटलिस्टिक वर्ल्ड पे छोड़ दिया है। गवर्नमेंट बस एक काम कर रही है, टैक्स कलेक्ट करना, बजट बनाना एंड ऑल दैट, लॉ एंड ऑर्डर का जो सिंपल वर्किंग होती है, ये लॉज बनाओ, वो लॉज बनाओ। जो वेलफेयर स्टेट, जो गरीबों का भला करने की जो बात है, मिडिल क्लास का भी, उनके देखने की कि आगे उनकी भी लाइफ और ज़्यादा अच्छी हो, उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं।
तो यही चीज़ है, पहला इरोजन ऑफ स्टेट कैपेसिटी हुआ है। द वेलफेयर स्टेट इज शिफ्टिंग टू अ मिनिमलिस्टिक मॉडल फोकस्ड ऑन कोर फंक्शन लाइक लॉ एंड ऑर्डर। द मार्केट इंक्रीजिंगली डिक्टेट्स द इकोनॉमिक एंड सोशल प्रायोरिटीज। मार्केट मतलब क्या हुआ, डिमांड एंड सप्लाई जो होता है ना, कि जिस चीज़ की ज़्यादा डिमांड है वो ज़्यादा बिकेगी, जिस चीज़ की ज़्यादा डिमांड नहीं है वो नहीं बिकेगी। सब कुछ प्रॉफिट और लॉस पर चल रहा है, गवर्नमेंट को देख ही नहीं रही है। अब कोई इंसान है उसका बिजनेस अच्छा चल रहा है, वो ज़्यादा कमाएगा, किसी का नहीं चल रहा और वो गरीब है, अगर कोई आदमी इस पर कोई बिजनेस ही नहीं है तो उसके लिए गवर्नमेंट नहीं सोच रही। द राइज ऑफ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन लिमिट्स गवर्नमेंट डिसीजन मेकिंग ऑटोनॉमी। और दूसरा, जब से एमएनसीज आ गई हैं तो इस वजह से गवर्नमेंट ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रही है, ये कुछ लोगों का मानना है। दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं दैट ऐसा नहीं है, स्टेट कॉन्टिन्यूड द इम्पोर्टेंस, यानी कि ऐसा नहीं है इवन दो हमने ग्लोबलाइजेशन कर लिया इकोनॉमी की, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी जो गवर्नमेंट है उसने अपने जो है फंक्शंस परफॉर्म करने बना कर दिया, नहीं, अभी भी ट्रेडिशनल राइवलरीज और जेलसीज दुनिया में जिंदा है। अब ग्लोबलाइजेशन मतलब हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि सारे नेशन आपस में दोस्त बन गया, जैसे हमारा चाइना और इंडिया का जो इशू है, जो पाकिस्तान के साथ हमारा इशू है, या बाकी जिन नेशंस का इशू है, ग्लोबलाइजेशन हो गया, हम ट्रेड कर रहे हैं चाइना से, बट जो ऑनगोइंग इश्यूज इतने समय से चल रहे हैं क्या वो खत्म हो गए? नहीं हुए ना। तो हमारी स्टेट की इंपॉर्टेंस कभी खत्म नहीं हो सकती है। और अगर हम अपनी कंट्री की बात करें, जैसे हमारा इंडिया है, तो हमारी कंट्री में तो हमारी स्टेट, हम ग्लोबलाइज्ड हैं तब भी काम करती है, वेलफेयर प्रोग्राम्स बनते हैं गरीबों की मदद करने के लिए और अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सबको प्रोवाइड करने के लिए। तो ये कह रहे हैं कि आप ऐसा मत बोलो कि स्टेट काम करना बंद कर देती है ग्लोबलाइजेशन के बाद में। पर हाँ, कुछ कंट्रीज़ में ऐसा होता भी है, देयर आर होमलेस पीपल और गवर्नमेंट को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। थर्ड, इन्हांस द स्टेट कैपेसिटी। तीसरे कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं नहीं, इनफैक्ट ग्लोबलाइजेशन आने की वजह से तो गवर्नमेंट के काम करने की क्षमता और बढ़ चुकी है। अब गवर्नमेंट के पास टेक्नोलॉजी है और बहुत एक्सेस है, गवर्नमेंट के पास बहुत सारे टूल्स है जिसके लिए वो सिटीज़न की इंफॉर्मेशन जो है एक्सेस कर सकते हैं। जैसे आज के समय पे आप देख रहे हो ना, अब आधार कार्ड्स भी बन चुके हैं, हमारे बारे में और भी बहुत इन्फॉर्मेशन हमारे सिटीजन्स के बारे में गवर्नमेंट के पास है। तो अलग अलग जो है सर्वेस हमारी गवर्नमेंट कराती है जिससे वो हमारी नीड को फुलफिल कर पाए, ठीक है। इम्प्रूविंग गवर्नेंस, इंक्रीज एक्सेस टू टेक्नोलॉजी कैन मेक मोर पावरफुल देन बिफोर। तो ये कहते हैं नहीं, ग्लोबलाइजेशन की वजह से तो टेक्नोलॉजी और अच्छी आई है सब कंट्रीज़ के पास, इससे तो उनकी गवर्नमेंट और अच्छा मैकेनिज्म बना सकती है अपने लोगों का मदद करने के लिए। ये नहीं है ग्लोबलाइजेशन की वजह से है नुकसान ही हो रहा है। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल, जैसे जब ग्लोबलाइजेशन हुआ तो हमारी कंट्री में एमएनसीज आई और जो जॉब एम्प्लॉयमेंट नहीं थी उससे जॉब एम्प्लॉयमेंट बढ़ी, तो इसके तो हमारी कंट्री के लिए अच्छा ही हुआ ना। ये स्टेट का सही फैसला था कि एमएनसी को आने देना। हाँ, पर अब ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि अगर वो एमएनसीज कुछ गलत कर रही हैं तो उसके लिए स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए जाए जिससे हमारी जो कंट्री की जो जनता है उनका नुकसान ना हो। ये कुछ होना चाहिए, ठीक है। तो 3 डाइवर्जेंट व्यूज़ हैं पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस पे। पहला, इरोजन ऑफ स्टेट कैपेसिटी। दूसरा, नो कॉन्टिन्यूड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टेट है। तीसरा, एनहांस स्टेट कैपेसिटी। तो तीनों में से तीनों आपको लिखने होंगे अगर पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस आएगा, जो डेफिनेटली एग्जाम में 4 नंबर में पूछा जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो वो क्या है हमारा, तो डेफिनेशन क्या है यानी इसका स्कोप क्या है, पहले पढ़ते हैं। तो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है, फ्लो ऑफ गुड्स, फ्लो ऑफ सर्विसेज, ये सब होता है हमारा इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन में। जब हम इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के बारे में सोचते हैं तो IMF और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जैसी नाम हमारे सामने आते हैं क्योंकि ये वर्ल्ड लेवल पे ट्रेड को ऑर्गेनाइज करते हैं ये। बट सिर्फ यही नहीं है, और भी बहुत कुछ होता है हमारे ग्लोबलाइजेशन के अंदर। बट ऐसा हमने देखा है कि इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन का सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है डेवलप्ड कंट्रीज़ को, क्योंकि देखो डेवलप्ड कंट्रीज़ का क्या, ग्लोबलाइजेशन मतलब आप बाहर की कंट्रीज़ को कह रहे हो हम तुम्हारे साथ ट्रेड लिंक रखेंगे, हम तुम्हारे साथ डीलिंग करेंगे, हम अपने यहाँ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउ कर रहे हैं, आप यहाँ के MNC लगा सकते हो। जैसे इंडिया बिफोर 1990 मान लो आप, जब तक हमने LPG लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन ड्रॉप नहीं करी थी, जब हमें इंडिपेंडेंस मिला तो हमने डर गए थे क्योंकि ब्रिटिशर्स कहाँ से आए थे, ट्रेड के थ्रू आए थे। तो आफ्टर द इंडिपेंडेंस हमने अपने आप को प्रोटेक्ट करा था, जैसे हमने चाइना का पढ़ा, हम बाहर के देशों से ट्रेड लिंक ज़्यादा नहीं रखते थे, ना ही बाहर की कोई भी कंपनी आके हमारे यहाँ पे अपना ऑफिस बना सकती थी, फैक्ट्री बना सकती थी, कुछ नहीं कर सकती थी। बट 1990 में जाके जब हमारी इकॉनमी थोड़ी स्ट्रगल कर रही थी तब हमने सोचा कि अब टाइम आ गया है कि हम भी बाहर की जो ग्लोबल इकॉनमी है उसके साथ लिंक करें, तो तब हमने अपना लिंक स्टार्ट करा। तो यही बात बोली जा रही है कि जब हर कंट्री ने धीरे धीरे अब ग्लोबलाइज होने लग गई है कि जो है
सब आपस में ट्रेड लिंक्स रखेंगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुँचे डेवलप्ड कंट्री को। क्यों? क्योंकि इनके पास पैसा बहुत है और इनके पास, इनको कंपनीज बनानी है, एमएनसीज बनानी है, फैक्ट्रीज इन्हें लगानी है। इनके पास एक प्रॉब्लम थी कि अगर ये अपनी कंट्री में ही देखें तो इनके पास पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं थी। अगर अमेरिका की कोई कंपनी है और उसको अपनी फैक्ट्री लगानी है तो वो अमेरिका में लगाने से ज़्यादा उसको चाइना या इंडिया में सस्ता पड़ेगा। क्यों? लैंड की बात है तो वो भी ऑब्वियसली इंडिया में खरीदेगा तो उसे सस्ता मिलेगा एज़ कम्पेयर टू अमेरिका। दूसरा क्या हुआ, अगर उसको लेबर चाहिए, वहीं अमेरिका में जो वो फैक्ट्री में अगर वो काम कराएगा तो वहाँ के लोगों को उसे ज़्यादा सैलरी देनी पड़ेगी। इंडिया और चाइना में कब देनी होगी? क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो वो यहाँ आके अपनी फैक्ट्री लगाना ज़्यादा वो समझेंगे कि सही है। ऐसा ही हर डेवलप्ड कंट्री ने करा है। अब इसका फ़ायदा हमें भी हुआ, हमें जॉब चाहिए थी, हमें एमएनसी के थ्रू जॉब मिल गई, और उनको क्या हुआ, उन्हें लेबर्स चाहिए था, उनको वो मिल गया। बट अगर ओवरऑल देखें तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा डेवलप्ड कंट्रीज़ का हुआ है ग्लोबलाइजेशन से। सेकंड में हम कह सकते हैं डेवलपिंग का, और जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनका वो बहुत ही ज़्यादा, उनको तो फ़ायदा उठाया गया उनका, उनकी रिसोर्सेज का, उनको सबसे कम फ़ायदा पहुंचा है ग्लोबलाइजेशन का। तो ये प्रॉब्लम चल रही है ग्लोबलाइजेशन की। अब ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ है, यही चीज़ें इंक्रीज़ हो गया इकोनॉमिक फ़्लो, यानी कि आज के समय पे कैपिटल जो है उसके फ़्लो पे इतना रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आराम से आप ट्रेड कर सकते हो, आप आराम से पेमेंट्स एक्सेप्ट कर सकते हो फॉरेन करेंसी के अंदर। अब इतनी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इंपोर्ट्स के ऊपर भी टैक्सेस अब कम लगते हैं एज़ कम्पेयर टू बहुत पुराने ज़माने में हम देखें तो अब फ्रीली ट्रेड होना शुरू हो गया है। ठीक है। एंड नेक्स्ट चीज़ जो हमने इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस में देखी वो है दैट आइडिया और जो इनोवेशंस है और जो कैपिटल है उसका फ्लो तो ज़्यादा है, बट जो पीपल का फ्लो है, यानी कि जो इंसान हम माइग्रेट करके जॉब के लिए जा रहे हैं वो भी तो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस में आएगा, वो बहुत लिमिटेड है। यानी कि इंडिया से, चाइना से, हर कंट्री से अगर कोई बाहर के देश में जॉब करने जाना चाहे, वहाँ काम करने जाना चाहे, तो वो अब भी कम है एज़ कम्पेयर टू हमारा जो ट्रेड लिंक्स है। क्यों? आपकी बुक में कार्टून भी दे रखा है जहाँ पे एक पुराना कार्टून है जहाँ पे एक ममा है, वो अपने बच्चे को कह रही है, फॉरेनर है वो मम्मा बच्चे को कह रही है खाना खा लो, इंडिया और इधर इधर ऐसी कंट्रीज़ में तो कुछ बच्चे हैं जिन्हें खाना भी खाने को नहीं मिलता। और नेक्स्ट कार्टून है, वहाँ बच्चा पढ़ रहा है, वो पढ़ नहीं रहा सही से, तो वहाँ उसकी मम्मा उसे कह रही है अच्छे से पढ़ लो वरना इंडिया से इंटेलिजेंट बच्चे आएंगे और वो तुम्हारी जॉब जो है खा जाएंगे, उन्हें मिल जाएगी तुम अगर ज़्यादा डिजर्विंग नहीं होगी तो ये चेंज दिखा रहा है कि भाई आज के समय पे येस हमें अब हम बाहर जाके जॉब सीख कर सकते हैं, बट फिर भी वो उतना ज़्यादा नहीं होता है। वीज़ा रिस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं सब कंट्रीज़ ने, सबको इतनी आसानी से वीज़ा नहीं मिलता कि क्योंकि उनके पास ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है, हम वहाँ जाके जॉब कर सकते हैं, तो इसलिए वो उन्होंने वीज़ास लगा के अपने बॉर्डर को गार्ड कर रखा है। तो इन चारों फ्लो में से फ्लो ऑफ कैपिटल, फ्लो ऑफ हमारा आइडियाज़, फ्लो ऑफ जो है गुड सर्विसेज और फ्लो ऑफ पीपल में सबसे कम फ्लो ऑफ पीपल ही है, क्योंकि हर कंट्री अपने बॉर्डर को गार्ड करके रखती है। तो ये हुआ हमारा इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। क्यों? अब ये इस चीज़ से हमें ये समझ में आ रहा है कि ग्लोबलाइजेशन का जो है वेरिड आउटकम निकल के आ रहा है। सब जगह ग्लोबलाइजेशन का अलग अलग आउटकम है, कहीं बहुत अच्छा तो कहीं कम अच्छा तो कहीं बिल्कुल गलत हो जाता है कभी कभी। तो जनरलाइजेशन हम इसके इफेक्ट पे नहीं बना सकते हैं। तो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन से काफ़ी बार इंटेंस डिबेट भी हुई है। कुछ क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से खाली स्मॉल जो पीपल है ना उनको बेनिफिट पहुंचा है एंड हार्मिंग दोज हु आर रिलायंट ऑन गवर्नमेंट, यानी कि जो स्मॉल पॉपुलेशन है, जिनको जो बिजनेस कर रहे हैं, जो अमीर हैं, उन्हीं को फ़ायदा हुआ है, और जो गरीब लोग हैं जो गवर्नमेंट पे जो है, गरीब क्या कहो आप, जो बाकी पॉपुलेशन है जो गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट होती है कि गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स चलाए, उनका बहुत नुकसान हुआ है। क्योंकि इरोजन ऑफ स्टेट कैपेसिटी पड़ा ना पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस कि ग्लोबलाइजेशन आने के बाद गवर्नमेंट ने तो भला करना लोगों का बहुत कम कर दिया है। गवर्नमेंट अब न्यू इंडस्ट्रीज़ नहीं खुद की लगा रही है जहाँ पे वो जॉब प्रोवाइड करे, वो कह रहे हैं ठीक है अब जो है प्राइवेट ओनरशिप हो, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। तो जो है हमारे ग्लोबलाइजेशन के ऊपर ना इस वजह से कि जो क्रिटिक्स कह रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से स्टेट का जो कैपेसिटी है वो कम हो रही है, तो इसलिए ग्लोबलाइजेशन के लिए लोग कहते हैं कि हर एक कंट्री को सोशल सेफ्टी नेट्स बना के रखने चाहिए, यानी कि वेलफेयर स्टेट का काम नहीं रोकना चाहिए। जो गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है कि वो अपने सिटीजन्स का भला करे वो करना चाहिए। एंड कई बार फोर्स ग्लोबलाइजेशन को कॉलोनाइजेशन से भी लिंक करा जाता है कि जिस तरीके से कॉलोनाइजेशन शुरू हुआ था वो भी तो ट्रेड से हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड के थ्रू आई थी। तो अगर कोई कंट्रीज फोर्स ग्लोबलाइजेशन करते हैं, जैसे कई बार कुछ कंट्रीज पे ये लोग प्रेशर बनाते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वगैरह के थ्रू कि आप भी ट्रेड करो, तो इसलिए ये कहा जाता है कई बार कि ये दोबारा से कॉलोनलाइजेशन करने का तरीका है, क्योंकि सबसे ज़्यादा फायदा ग्लोबलाइजेशन का इन डेवलप्ड कंट्रीज़ को ही है। तो इसीलिए हमें ध्यान रखना चाहिए इस बात का भी।
जो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन की सपोर्टर हैं वो क्या कहते हैं, सपोर्टर्स कहते हैं कि नहीं, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन की वजह से लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन को बहुत फ़ायदा पहुंचा है, सब लोग जो है ग्रो कर पा रहे हैं, कैपिटल मूवमेंट फ्रीली हो रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज फ्रीली हो रहे हैं, तो इट इज़ हैविंग अ गुड इफेक्ट। और जो है ये हम जो भी कहें एट द एंड हम ये कह सकते हैं कि ये ग्लोबलाइजेशन ही है जिसकी वजह से आज के समय पे इतना इंटरकनेक्टेडनेस हो चुका है, इतने ट्रेड लिंक्स जो है इंक्रीज हो चुकी है, गवर्नमेंट्स के बीच में, बिजनेस के बीच में, इंडिविजुअल्स के बीच में जो कनेक्टिविटी हुई है वो हुई तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही है। ठीक है, तो अब अगर आपको इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन लिखने को आएगा तो आपको क्या लिखना है, इसका डेफिनेशन लिखनी है, जो फ्लो होते हैं उसका सबसे ज़्यादा फायदा किसको पहुंचा है, ऑब्वियसली डेवलप्ड कंट्रीज़ को पहुंचा है, फ्लो ऑफ पीपल कम होता है ये बताना होगा आपको इसके इफेक्ट के अंदर। देन यू हैव टू टेल अलग अलग आउटकम आए हैं हर जगह पे, डिवीजन ऑफ ओपिनियन, क्रिटिक्स क्या कहते हैं एंड सपोर्टर्स क्या कहते हैं। तो इसके नोट्स आपको मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे मिल जाएंगे जहाँ मैं थोड़ी और ईजी लैंग्वेज में इसको लगा दूंगी। ठीक है, अब हम देखेंगे कल्चरल कॉन्सिक्वेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन ने सिर्फ हमारा पॉलिटिक्स और इकोनॉमी को इफेक्ट नहीं करा, हम क्या खाते हैं, हम क्या देख रहे हैं, हम क्या बातें सोच रहे हैं, इसको भी इफेक्ट करता है, वो क्या कपड़े पहन रहे हैं इसको भी इफेक्ट करता है। ठीक है, एंड इसकी वजह से काफ़ी कंसर्न्स आ गई हैं। कुछ लोग हैं जो ग्लोबलाइजेशन को इस तरीके से नेगेटिवली देखते हैं क्योंकि ग्लोबलाइजेशन की वजह से कल्चर होमोजेनाइज हो गया है। होमोजेनाइज मतलब सेम टू सेम हो गया है। जैसे कि आप ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं भी चले जाओ ना, जैसे पुराने ज़माने में ना सबकी अपना ट्रेडिशनल ड्रेसेस होती थी, हमारे इंडिया की भी जैसे अलग अलग अगर आप स्टेट वाइज ही देखो तो पंजाब की अलग है, गुजरात की थोड़ी अलग, राजस्थान की थोड़ी अलग, अगर आप साउथ इंडिया में जाओगे तो पहनावा कपड़ों का लोगों का अलग अलग होता था। ठीक है, कहीं सूट पहन रहा, कहीं साड़ी, तो कहीं डिफरेंट टाइप से साड़ी बांध रहे, अलग अलग टाइप के ऐसे होते थे। बॉयज़ का भी पहनावा अलग, अगर आप साउथ कोरिया जाओ तो वहाँ पे ट्रेडिशनल ड्रेस कुछ अलग टाइप की है, चाइना में अलग है, सब जगह अलग होती है। अब अगर टर्की जाओ तो वहाँ अलग, सब जगह अलग अलग होती थी। आज के समय में तुम कहीं भी किसी भी कंट्री में चले जाओ तुम्हें हर कोई ब्लू जीन्स में या ब्लैक जीन्स में दिख जाएगा, स्पेशली ब्लू जीन्स में, और ऊपर टॉप पहन रखा होगा या शर्ट पहन रखी होगी। ज़्यादातर आजकल लोगों का सिंपल यही पहनावा हो गया जो मॉडर्न पहनावा है। तो यही चीज़ बोली कि लोगों ने कि होमोजेनाइज हो गया है कल्चर, जो अपनी अपनी कल्चर की डिफरेंट डिफरेंट एथनिक वेयर्स थे वो तो लोगों ने पहनने बंद कर दिए हैं। दूसरा इम्पैक्ट बताया इन्होंने मैकडोनलाइजेशन, जो अमेरिका की हेजेमनी का एग्जाम्पल है, अमेरिका की दादागिरी का। ये क्या है मैकडोनलाइजेशन, मतलब कि जंक फूड जो इतना ज़्यादा, ये मैकडोनल्ड्स का बर्गर जो है हमारे इंडिया में भी आया। आप तुर्की चले जाओ, आप सऊदी अरेबिया चले जाओ, आप पाकिस्तान चले जाओ, तो आप पूरे वर्ल्ड में कहीं भी चले जाओ आपको मैकडोनल्ड्स का बर्गर खाने को मिल जाएगा। तो ये अमेरिका की डोमिनेंस है भाई, कि उसकी जो वो है वो हर जगह आपको दिख जाएगी। और इससे क्या हो रहा है, यहाँ पे इनका नेगेटिव इफेक्ट लिखा है कि लोग अपनी फूड प्रैक्टिसेस को भूल के उनको ज़्यादा अडॉप्ट कर रहे हैं। बट ऐसा नहीं है, ऐसा तो नहीं है भाई। हम अगर बर्गर खाते हैं तो हम टिक्की और डोसा भी खाते ही हैं, ऐसा तो नहीं है वो हमने खाना छोड़ दिया है। तो ग्लोबलाइजेशन प्रमोट्स अ यूनिफॉर्म कल्चर, ये डर है कुछ लोगों का, और वेस्टर्न इन्फ्लुएंस बहुत हो चुकी है, जैसे कि ब्लू जीन्स का एग्जाम्पल है, मैकडोनलाइजेशन यानी कि मैकडोनल्ड्स का एग्जाम्पल है। ठीक है, कंसर्न्स अराइज अबाउट द डिमिनिशिंग ऑफ रिच कल्चर हेरिटेज। अब ये कंसर्न क्यों, क्योंकि हमारा वर्ल्ड जितनी अलग अलग कल्चर होंगे उतनी रिच कल्चरल हेरिटेज होगी, और इसकी वजह से जो पुअरर नेशन है उन पे काफ़ी इफेक्ट पड़ा है कि उनकी एक स्पेशलिटी क्या है कि उनका कल्चर डिफरेंट है। अब वो भी ये लोग छीन लेंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, दो एग्जाम्पल आपको इसकी याद रखने हैं, होमोजेनाइजेशन के, ब्लू जीन्स एंड मैकडोनल्ड्स। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे दिस इज़ द पॉजिटिव कल्चरल इन्फ्लुएंस। अब कुछ लोग कहते हैं ऐसा नहीं है कि जो हमारा ये जो ग्लोबलाइजेशन है इससे हमारा कल्चर होमोजेनाइज हो जाएगा, सेम हो जाएगा, नहीं। इनफैक्ट इसने तो हमारी चॉइसेस बढ़ा दी है। नाउ वी हैव बर्गर ऑल्सो इन द मेन्यू, एंड वी हैव चाउमिन ऑल्सो, एंड इवन वी हैव हमारा मसाला डोसा। तो जो हमारा मन करेगा हम वो खाएंगे। ऐसा थोड़ी हम बर्गर खा रहे तो राजमा चावल संडे को खाना बंद कर देंगे, नहीं भाई, वो तो हम खाएंगे, उसके बिना तो हम जिंदा ही नहीं रह सकते। तो ये चीज़ है कि ये लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि ग्लोबलाइजेशन ने हमारी चॉइसेस कम कर दी हैं या हमें सेम बना दिया है। इनफैक्ट ग्लोबलाइजेशन ने हमें और चॉइसेस दी है। इस फिनोमेना को हम कहते हैं कल्चरल हेट्रोजेनाइजेशन। कल्चरल हेट्रोजेनाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन ऑल्सो लीड टू इंक्रीज कल्चर डाइवर्सिटी termed heterogenization of culture. Culture becomes more distinct and unique through interaction and resulting in new combination. जैसे एक आप न्यू कॉम्बिनेशंस बना सकते हो, जैसे खादी के कुर्ते के साथ आप ब्लू जीन्स पेयर कर सकते हो। तो और ये कुछ लोग करते भी है कि हम जैसे कुर्ती पहन लेते हैं नीचे जीन्स पहन ली। तो ये एग्जाम्पल दिया कि आप हर चीज़ को नेगेटिव में क्यों ले रहे हो, पॉजिटिवली देखो कि कैसे हम लोग जो है दोनों कल्चर्स को मिक्स करके भी पहन लेते हैं। और साथ ही के साथ में अगर हम लोग मसाला डोसा खा रहे हैं और टिक्की खा रहे हैं तो कभी कभी बर्गर भी खा लिया तो क्या बड़ी बात हो गई। तो इसने हमारी फूड चॉइसेस को भी एनलार्ज कर दिया है। तो कुछ सपोर्टर्स है जो कहते हैं होमोजेनाइज हो गया, और जो इसको जो है
जो लोग सपोर्ट नहीं करते वो कहते हैं होमोजेनाइज सेम कल्चर हो गया, जो सपोर्ट करते हैं वो कहते हैं हेट्रोजेनाइज और डिफरेंट डिस्टिंक्ट डाइवर्सिटी आ गई है कल्चर में. सो वाइल ग्लोबलाइजेशन कैन लीड टू कल्चरल होमोजेनाइजेशन, इट ऑल्सो इंक्रीजेज डिस्टिंक्ट कल्चरल एक्सप्रेशन डेमॉन्स्ट्रेटिंग द कल्चरल हेट्रोजेनाइजेशन. ठीक है, चलो अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इंडिया एंड द ग्लोबलाइजेशन. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इंडिया में ग्लोबलाइजेशन कैसे शुरू हुआ. तो हिस्टोरिकल रूट्स की अगर हम बात करें तो आज से नहीं, इंडिया का तो ट्रेड लिंक्स ज़मानों से है. कमोडिटी, आइडियाज़, पीपल का फ्लो बहुत समय से होता था. हमारे यहाँ चाइनीज़ ट्रैवलर भी आते थे, अरब ट्रैवलर्स भी आते थे, मर्चेंट्स भी आते थे, हर कोई व्यापार भी करते थे हम तब से. ड्यूरिंग ब्रिटिश कॉलोनियल रूल की अगर हम बात करें तो ब्रिटिशर्स ने सबसे बड़ी जो नाइंसाफ़ी हमारे साथ करी थी वो ये थी कि हमें रॉ मटीरियल का एक्सपोर्टर बना दिया था. जितना भी रॉ मटीरियल हमारे यहाँ से होता था वो एक्सपोर्ट करके अपने यहाँ भेजते थे, वहाँ से फाइनल गुड बना के हमारे यहाँ ला के बेचते थे. तो ब्रिटिशर्स के टाइम में हम रॉ मटेरियल के एक्सपोर्टर बन चुके थे और फिनिश गुड को हम इंपोर्ट कराते थे. ये कॉटन हमारे यहाँ से खरीद के लेके गए बहुत सस्ते रेटों में, रॉ कॉटन, वहाँ शर्ट बनाई अपनी फैक्ट्रियों के अंदर, यहाँ लाके उन्हें बेच दिया. तो हम इनके कस्टमर भी थे और रॉ मटेरियल के प्रोड्यूसर भी थे. इससे हमारी इकोनॉमी का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ. अपने आप ही अगर वो शर्ट बना के बेचते तो हमारे यहाँ जॉब होती है, हमारे यहाँ ही हमारा पैसा रहता. अब सस्ते रेटों में हमारे से रॉ मटेरियल खरीद के ये हमारा फाइनल गुड हमारे यहाँ बेच के बहुत नुकसान कर रहे थे. पोस्ट इंडिपेंडेंट टाइम की अगर हम बात करें तो जब ब्रिटिशर्स ने हमारा इतना नुकसान कर, हम इतनी गरीबी में थे तो हम काफ़ी डर गए थे. तो आफ्टर द इंडिपेंडेंस हमने क्या करा, इंडिया एम्ड फॉर सेल्फ सफिशिएंसी. हमें सेल्फ सफिशिएंट बनना था, हमें खुद की इंडस्ट्री लगानी थी, इंपोर्ट हमें नहीं कराने थे. तो इसलिए हम लोगों ने डोमेस्टिकली सब कुछ बनाना शुरू करा. इंपोर्ट को हमने बहुत ज़्यादा कैंसिल करा एंड हमने प्रोटेक्शनिज्म की फॉलो करी पॉलिसी. प्रोटेक्शन मतलब हमने अपने आप को बाहर की दुनिया से प्रोटेक्ट कर लिया था कि हम तुम्हारे से ज़्यादा ट्रेड नहीं करेंगे. हम ग्लोबलाइज नहीं थे आफ्टर द इंडिपेंडेंस. ठीक है, इस समय पे हमने हेल्थ, हाउसिंग, प्राइमरी एजुकेशन सब पे जो है फोकस करने की कोशिश करी. बट सबसे ज़्यादा फोकस हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन पे था और एग्रीकल्चर पे था. तो ये सब चीज़ें काफ़ी पिछड़ गई थी. ना ही हमारी गवर्नमेंट हेल्थ, हाउसिंग, प्राइमरी एजुकेशन पे ज़्यादा अच्छे से फोकस कर पाई. तो इन पे इकोनॉमिक ग्रोथ कम हुआ. करी थी बट ज़्यादा नहीं कर पाई क्योंकि ज़्यादा फोकस क्या था, एग्रीकल्चर अच्छा करे, इंडस्ट्रियलाइजेशन अच्छा करे. अब हमें जब ये बात समझ में आती है तो हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाते हैं 1991 में, जो मैं आपको बता चुकी हूँ. LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हम करते हैं. हम फाइनेंशियल क्राइसिस में थे तब हमने अपने दरवाजे खोल दिए थे कंट्री के कि अब हम ट्रेड लिंक्स रखेंगे. ठीक है, असेसमेंट करें अगर हम अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ का तो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑफ द रिफॉर्म्स रिमेन्स अनसर्टेन. क्या अच्छा हुआ हमारे लिए ग्लोबलाइजेशन लाना या नहीं हुआ, तो अनसर्टेन रिस्पॉन्स है. क्रिटिकल मेजर ऑफ सक्सेस इज नॉट जस्ट हाई ग्रोथ रेट्स बट इंश्योरिंग दैट बेनिफिट्स ऑफ ग्रोथ्स आर इक्विटेबली शेयर अमंग ऑल सिटीजन्स. तो ऑब्वियसली ग्लोबलाइजेशन करने से हमें फ़ायदा तो बहुत पहुंचा था बट फ़ायदा तब होगा ना जब सबका एक समान फ़ायदा हो. क्या हुआ जब इंडिया के अंदर ग्लोबलाइजेशन हुई तो हमारे यहाँ पे गैप बहुत बन गया. अमीर लोग और अमीर हो गए, गरीब और गरीब होते गए. तो इसका भी हमें ध्यान रखना है कि अगर फिर गरीबी आ रही है तो गवर्नमेंट स्कीम्स बनाए, पॉलिसी बनाए जिससे पॉवर्टी एलिमिनेशन हो हमारे कंट्री के अंदर. ठीक है, अगर हम इंडिया का फाइनली देखें हमारा ग्लोबलाइजेशन कैसा रहा तो पहले हमने प्रोटेक्शनिज्म फॉलो करा. उसके बाद हम किसकी तरफ गए, इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ गए. अब इकोनॉमिक ग्रोथ ग्लोबलाइजेशन से हो रही है तो उसके बाद हमें बेनिफिट्स का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन और डेवलपमेंट सभी का हो, इस पर ध्यान रखने की ज़रूरत है. अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन. काफ़ी सारी कंट्रीज ऐसी होती है, काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जो ग्लोबलाइजेशन को रेजिस्ट करती हैं बिकॉज ऑफ द नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन. अब वो क्या है, चलो देखते हैं. सो अब आए हमारा नेक्स्ट टॉपिक, रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन. तो पूरे वर्ल्ड में ग्लोबलाइजेशन का रेजिस्टेंस हुआ है. लेफ्ट विंग से भी हुआ है, राइट विंग से भी हुआ. तो व्हाट इज लेफ्ट विंग एंड राइट विंग एक बार मैं आपको बता देती हूँ. लेफ्ट विंग बेसिकली वो आप मान लो वो लोग जो है पॉलिटिकली इस आइडियोलॉजी के लोग, जो लोग ये मानते हैं कि जो गवर्नमेंट है, जो स्टेट है, उसका रोल इकोनॉमी में और पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा होना चाहिए और उन्हें बहुत काम करना चाहिए फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ पुअर एंड वेलफेयर के लिए. वहीं पे राइट विंग वाले जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, गवर्नमेंट का रोल लिमिटेड होना चाहिए एंड मार्केट के ऊपर सब कुछ डिपेंडेंट होना चाहिए, गवर्नमेंट को जो है ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए. बट ग्लोबलाइजेशन को खिलाफ हमेशा लेफ्ट विंग और राइट विंग दोनों ने ही बोला है. तो लेफ्ट विंग की अगर हम बात करें तो लेफ्ट विंग वाले कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से इनइक्वालिटी बढ़ी है, गरीब लोग और गरीब होते जा रहे हैं और अमीर होते जा रहे हैं. और ऊपर से ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो है जो स्टेट की पावर है, जो हमारी जो गवर्नमेंट का एक मेन रोल था कि जनता की भलाई करे, वो तो उसने करना बहुत कम कर दिया है आफ्टर द ग्लोबलाइजेशन. तो ये इनकी चिंता, इसलिए ये
रेजिस्ट करते हैं ग्लोबलाइजेशन को। राइट विंग की बात करें तो वो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल तीनों ही इम्पैक्ट के लिए ये भी परेशान है। पॉलिटिकल, इनको भी फियर है कि जो स्टेट है यानी कि जो गवर्नमेंट है कंट्रीज़ की वो वीक हो रही हैं आफ्टर द ग्लोबलाइजेशन, वो ज़्यादा जो है से नहीं है उनका बहुत सारी चीज़ों के अंदर, और ना ही वो ज़्यादा काम कर रही हैं जो है टुवर्ड्स द वेलफेयर। ठीक है। इकोनॉमिक का अगर बात करें तो डिज़ायर फॉर अ रिटर्न टू सेल्फ रिलायंस एंड प्रोटेक्शनिज्म इन स्पेसिफिक सेक्टर। दूसरा राइट विंग जो, तो ये तो राइट विंग तो यही चाहते हैं ना गवर्नमेंट का ज़्यादा रोल ना हो, बट स्टिल ये भी कह रहे हैं कि नहीं, किसी किसी जगह पे तो हमारे को प्रोटेक्शनिज्म किसी किसी सेक्टर में तो करने की ज़रूरत है। ये तो नहीं ना हर चीज़ ही बाहर की कंपनी को आके कह दें हमारे यहाँ की इंडस्ट्री लगा लो, तो अपने खुद के ये लोग क्या करेंगे। जैसे हमारे यहाँ पे आप सोचो, जैसे हम सुनते हैं कि जो जैसे रिटेल चेन का ये एग्जांपल आपने देखा कि अगर हम कह दें कि किसी बाहर की कंपनी को कि आके यहाँ पे अपनी रिटेल चेन खोल लो, वहाँ से जाके लोग जो है सब्जी और ये जो वो है हमारा दाल चीनी वगैरह खरीद रहे हैं, तो जो हमारे इतने सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं उनका क्या होगा। तो सब कुछ तो हम नहीं कर सकते ना ग्लोबलाइज। और दूसरा सेल्फ रिलायंस हो, सेल्फ रिलायंस हर कंट्री को होना चाहिए कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो गए मान लो, और इंडस्ट्री की जो सिंपल कंज्यूमर गुड्स हुए हैं वो तो वो खुद बनाए, वो तो उसे इम्पोर्ट ना करना पड़े। तो सेल्फ रिलायंट होना, जैसे टूथपेस्ट होता है ना कंज्यूमर गुड, और भी जैसे कपड़े हो गए, और भी जैसे सोप हो गया हमारा, डिटर्जेंट, और भी जितने भी बेसिक कंज्यूमर गुड्स होते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, वो तो इंसान खुद बनाए अपनी कंट्री के अंदर। फ्रिज, टीवी वगैरह हर कुछ तो आपको इंपोर्ट नहीं कराना चाहिए। ये बात कल्चरल कॉन्सिक्वेंस की, तो इन्हें भी डर लगता है कि कहीं ना कल्चर्स जो है डिमिनिश हो जाते हैं, कल्चरल वैल्यू को लोग ना ट्रेडिशंस को अपने वैल्यू करनी बंद कर देते हैं, और जो फॉरेन कल्चर है उनकी तरफ ज़्यादा उनसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। इन्हें भी ये डर है। रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन में कई बार एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट्स भी देखे गए हैं जो ऑल ओवर द वर्ल्ड हुए हैं। कई लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड हुए हैं, कई लोग तो ग्लोबलाइजेशन को इंपीरियलाइजेशन ही कहते हैं कि ये फिर से जैसे वो ब्रिटिशर्स ने कॉलोनियाँ बनाई थी ना, ये वही तरीका है। ठीक है। नाउ कुछ सिग्निफिकेंट प्रोटेस्ट एंड इवेंट के बारे में हमें बता रखा है। 1999 में सिएटल के अंदर प्रोटेस्ट हुआ था, जहाँ लार्ज स्केल प्रोटेस्ट हुआ था ड्यूरिंग द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में, हाईलाइटिंग एलिगेशंस ऑफ अनफेयर ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस। इन्होंने कहा था कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस अनफेयर है। फिर वर्ल्ड सोशल फोरम बनी हमारी, अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म फॉर अ कोलिशन ऑफ एक्टिविस्ट, ह्यूमन राइट्स, इन्वायरमेंटलिस्ट, लेबर, यूथ एंड वुमेन अपोजिंग द न्यू लिबरल ग्लोबलाइजेशन। न्यू लिबरल ग्लोबलाइजेशन मतलब ये वेस्टर्न कंट्रीज जो इतना हमें डोमिनेट कर रही है वो। नोटेबल मीटिंग्स कौन सी हुई है वर्ल्ड सोशल फोरम की, ये आपको 1 मार्कर में याद रखना है। 2001 में हुई थी ब्राज़ील के अंदर, फिर जो है 4th मीटिंग हुई थी मुंबई में 2004 में, तो ये याद रखना। लेटेस्ट मीटिंग नेपाल में हुई थी 2024 में। तो रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन सभी तरफों से हमने देखा है, चाहे वो वेस्ट हो, चाहे हमारा वो राइट विंग हो, चाहे लेफ्ट विंग हो, चाहे एक्टिविस्ट हो। तो रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन एनकम्पासेस अ रेंज ऑफ क्रिटिक्स एंड मूवमेंट रिफ्लेक्टिंग कंसर्न्स अबाउट इनइक्वालिटी, स्टेट पावर एंड कल्चरल प्रिजर्वेशन। तो रेजिस्टेंस में हम किस पर डिस्कशन करें, जो इनइक्वालिटी हो रही है अमीर और गरीब के बीच में बहुत ज़्यादा, जो स्टेट अपनी पावर सही से कंट्रोल नहीं कर रही है गवर्नमेंट, और दूसरा थर्ड हमारा कल्चर को प्रिजर्व करने को लेकर। ठीक है। तो अब लास्ट आता है इंडिया एंड द रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन। तो इसमें सोशल मूवमेंट्स हमारे यहाँ पे हुए हैं, जहाँ पे हमने कई बार जो चैलेंजेस हमें ग्लोबलाइजेशन से आते हैं उन्हें अपोज करा है। दीज मूवमेंट्स आर क्रूशियल बिकॉज कहीं ना कहीं हमें कभी कभी ग्लोबलाइजेशन को रेजिस्ट तो करना पड़ेगा। लेफ्ट विंग ने कई बार प्रोटेस्ट करा है ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ। जो लेफ्ट विंग है हमारी कंट्री का, यानी कि जो गवर्नमेंट को जो है ज़्यादा सपोर्ट करते हैं कि गवर्नमेंट की इंटरवेंशन होनी चाहिए, गवर्नमेंट को वेलफेयर का काम करना चाहिए। तो रेजिस्टेंस टू इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन करा है लेफ्ट विंग ने। पॉलिटिकल पार्टीज जो लेफ्ट आइडियोलॉजीज की, उन्होंने कहा है कि ये गलत हो रहा है जो इतना इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। इंडिया में भी फर्म बनी है लाइक इंडियन सोशल फोरम। आपको ईयर बताओ, मुझे ये तुम्हारा होमवर्क है कि आप बताओ कि इंडियन सोशल फोरम कौन से ईयर में बनी थी। ट्रेड यूनियंस हमारी कंट्री के अंदर बने हैं। ट्रेड यूनियन क्यों बनते हैं, वो इसलिए बने हैं क्योंकि बाहर से फॉरेन कंट्रीज से फैक्ट्रीज बन रही है हमारे यहाँ, एमएनसी उनकी बने, वहाँ पे हमारे यहाँ के वर्कर काम कर रहे हैं, हमारे यहाँ के एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। तो ट्रेड यूनियंस बनते हैं कि अगर उनको अच्छी वेजेस नहीं मिल रही, उनको अच्छी फैसिलिटीज़ कंडीशन नहीं मिल रही, तो वो यूनियंस फिर प्रेशर डालती गवर्नमेंट पे, फिर गवर्नमेंट उन्हें कहती है वो डायरेक्टली उन पर प्रेशर डाल सके। रिप्रेजेंटिंग इंडस्ट्रियल वर्कर्स, फार्मर्स की भी जो है यूनियंस बने हैं, सो दैट वो लोग प्रोटेस्ट कर पाए अगेंस्ट द एंट्री ऑफ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, या अगर कॉर्पोरेशन है तो उसके अंदर भी अपने लिए अच्छी कंडीशन से अच्छी वेजेस वो जो है मांग पाए।
significant opposition has risen regarding the patenting of indigenous plants like neem American by America and European firms। तो बहुत बार हमारा प्रोटेस्ट पता है बिल्कुल सही बात पे इस पे हुआ कि जो नीम है, जो हमारा इंडिजिनस प्लांट है, हमारे आयुर्वेदा के अंदर जो है कितनी समय से हमारे यहाँ पे जो है नीम का यूजेज हो रहा है, मेडिसिन लोग घरों में जो है उसको यूज़ करते हैं एज अ मेडिसिन डिफरेंट वे में। और इन्होंने काफ़ी सारे अमेरिकन और यूरोपियन फर्म में जो है ना ये नीम को पेटेंट करने चले। तो हमने इसके ऊपर प्रोटेस्ट लगाया कि भाई तुमने कोई नहीं करा इसको, जो इसके तुम नुस्खे ढूंढ रहे हो वो हमारे आयुर्वेदा में कब से लिखे हुए हैं। तो वी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट दैट। राइट विंग के रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो राइट विंग को कल्चर की बहुत टेंशन है कि हर समय इंडिया में टीवीज़ के ऊपर फॉरेन कल्चर आ रहा है, तो उससे लोग फॉरेन टीवी चैनल आ रहे हैं, वहाँ फॉरेन का कल्चर दिखाया जा रहा है, तो लोग बहुत इन्फ्लुएंस होंगे। सेलिब्रेशन ऑफ वैलेंटाइंस डे के ऊपर राइट विंग ने जो है उसको सपोर्ट नहीं करा। एंड कंसर्न ओवर द वेस्टर्नाइजेशन ऑफ जो क्लोथिंग है फीमेल स्टूडेंट्स की इन स्कूल एंड कॉलेजेस, तो राइट विंग ने इसी बातों के ऊपर जो है आरोप लगाए हैं कि ये गलत है, जो ग्लोबलाइजेशन का ये इफेक्ट है। बट अगेन आप यही कह सकते हो कि ये जो कल्चर के ऊपर जो इफेक्ट आता है, वी कैन नॉट से कि ये तो गलत ही है, क्योंकि हमारा कल्चर होमोजेनाइज नहीं होता है, हम हेट्रोजेनाइज करते हैं। हम जो है इंडियन शोज़ भी देखते हैं, फॉरेन भी देखते हैं। अगर कोई जना वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट पता नहीं कितने करते होंगे कितने नहीं करते होंगे, हम अपने फेस्टिवल्स तो बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। ये है इंडिया का रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन। एग्जाम में आएगा तो आपको 4 पॉइंट लिखने हैं, ये रहे 4 पॉइंट। सोशल मूवमेंट कौन कौन से हुए हमारे यहाँ पे, लेफ्ट विंग वालों ने क्या कहा, ठीक है, इंडियन सोशल फोरम कब बनी, राइट विंग वालों ने क्या कहा, ये आपको कहना है। तो कंक्लूजन में इंडिया का रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन का मल्टी फेस है, बहुत सारे फेस है। लेफ्ट विंग भी है जो इकोनॉमिक पॉलिसी को कर रहे हैं, राइट विंग है जो कल्चर के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ भी कहीं ना कहीं से जो है ग्लोबलाइजेशन को रेजिस्टेंस के लिए तो बात आई ही है। तो विद दिस ये ग्लोबलाइजेशन चैप्टर कंप्लीट होता है। बस ये 4 पॉइंट इंडिया एंड द रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन के आंसर में आप मेंशन करोगे तो यू विल गेट मार्क्स। और इस चैप्टर में से गाइस ये इकोनॉमिक, कॉन्सिक्वेंस, पॉलिटिकल और कल्चरल, ये तीनों आएंगे एग्जाम में। और कई बार ना हम एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं। आई रिमेंबर जब मेरा क्लास 12 का एग्जाम था, इसके ऊपर 3 क्वेश्चन आए थे पूरे के पूरे, एक 3 वाला, एक 6 वाला, एक 4 वाला, एक MCQ में भी। तो तुम इस वाले चैप्टर को बिल्कुल जो है ना मुँह मत समझना कि अरे कि नहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जल्दी से इसको कंप्लीट हमने कर लिया है। अब इसके नोट्स इंस्टाग्राम से जाके चेक कर सकते हो, और बाकी चैप्टर्स के भी अपलोड कर दिए हैं, प्लेलिस्ट बना दिया है। एंड अगर आपको इस चैप्टर के MCQs पढ़ने और बाकी सभी चैप्टर्स के, तो मेरा जो दूसरा चैनल है सिमरन साहनी CUET, जहाँ मैं CUET की MCQs प्रिपरेशन करा रही हूँ, वहाँ से जाके आप वो चेक कर लेना। तो विद दिस बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।